हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर एथिक्स के अंतर्गत नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वह टॉपिक है नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट। नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय। हम जैसा कि जानते हैं नीति शास्त्र का उद्देश्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन करना है और इसके अतिरिक्त नैतिक निर्णय हम उसके आचरण, व्यवहार और चरित्र आदि पर भी देते हैं। The purpose of ethics is to morally evaluate the voluntary acts of human being, and apart from that, we also pass moral judgment upon the conduct and behavior of human beings. आइए पहले तो हम यह समझने का प्रयास करें कि नैतिक निर्णय का स्वरूप क्या है। What is the nature of moral judgment? हम जैसा कि अपने दैनिक जीवन में प्रायः इस प्रकार का कथन देते हैं कि मोहन एक सच्चरित्र व्यक्ति है अथवा मोहन एक दुष्चरित्र व्यक्ति है। मोहन का कर्म विशेष उचित अथवा शुभ कर्म है तो वहीं मोहन का कर्म विशेष अनुचित अथवा अशुभ कर्म है। अब नीति शास्त्र के अंतर्गत हम इसके स्वरूप और विषय को ठीक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। यद्यपि हम सभी अपने सामान्य जीवन में इस प्रकार के नैतिक निर्णय तो अवश्य ही देते हैं। जहां तक नैतिक निर्णय के स्वरूप का प्रश्न है तो हम यह पाते हैं कि अन्य विधाओं और डिसिप्लिन्स अथवा विज्ञान में, साइंस में भी हम निर्णय देते हैं। तो हमें यह देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से अन्य विधाओं, डिसिप्लिन्स और साइंस में जो जजमेंट दिए जाते हैं वह नीति शास्त्र के अंतर्गत प्रस्तुत नैतिक निर्णयों से भिन्न है। हाउ द जजमेंट पास्ड इन अदर साइंसेस एंड डिसिप्लिन आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉरल जजमेंट विच वी डू हैव इन द डोमेन ऑफ एथिक्स। हमारे जो सामान्य प्राकृतिक विज्ञान के निर्णय होते हैं वे तथ्यात्मक अथवा वर्णनात्मक होते हैं। They are basically descriptive or factual in nature. जबकि नीति शास्त्र के अंतर्गत हम जिन नैतिक निर्णयों को पाते हैं वह तथ्यात्मक न होकर के अपितु मूल्य परक होते हैं। They are value oriented. They are not factual. जैसे हम यह कहें कि मोहन एक सच्चरित्र व्यक्ति है तो हम यहाँ पर मोहन के चरित्र के विषय में नैतिक निर्णय दे रहे हैं अथवा दूसरे शब्दों में मोहन के चरित्र का हम नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन कर रहे हैं। वी आर मॉरली इवेलुएटिंग द कैरेक्टर ऑफ मोहन, नॉट सिंपली डिस्क्राइबिंग इट। यह केवल वर्णन नहीं है बल्कि मूल्यांकन है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान आदि में जो निर्णय हमें प्राप्त होते हैं वह तथ्यात्मक अथवा वर्णनात्मक होते हैं, जबकि नीति शास्त्र के अंतर्गत जो नैतिक निर्णय हैं उनका स्वरूप मूल्यात्मक है, एक्सियोलॉजिकल है। मूल मीमांसा के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य के जीवन के जो 3 सर्वोच्च मूल्य हैं उनका अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। जो मनुष्य के जीवन के जो 3 सर्वोच्च मूल्य हैं उसके अंतर्गत हम सत्यम, शिवम, सुंदरम को पाते हैं।
What are the supreme values of human life? The answer will be very simple. They are truth, beauty and goodness. और इन तीन सर्वोच्च मूल्यों के अध्ययन के लिए ही मूल्य मीमांसा के अंतर्गत तीन विभिन्न विधाएं या डिसिप्लिन हैं, जैसे सत्य के स्वरूप की विवेचना के लिए जहां पर तर्कशास्त्र है, तो वहीं सौंदर्य के प्रत्यय के विवेचन और विश्लेषण को हम सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स में पाते हैं, और जो मनुष्य के जीवन के लिए मंगलमय है, कल्याणकारी है, शुभम है, शिवम है, उनका अध्ययन हम नीति शास्त्र एथिक्स के अंतर्गत करते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि सत्य से संबंधित तार्किक निर्णय, सौंदर्य से संबंधित सौंदर्य विषयक निर्णय और कर्मों से संबंधित नैतिक निर्णय तीनों ही मूल्यपरक हैं, तीनों ही वैल्यू ओरिएंटेड हैं। अब हमें इस पर विचार करना चाहिए कि नैतिक निर्णय किस प्रकार से सौंदर्य विषयक एवं तार्किक निर्णयों से भिन्न है। जो नैतिक निर्णय है उनमें हम कर्तव्य की भावना को पाते हैं, जबकि तार्किक और सौंदर्य विषयक निर्णयों में कर्तव्य की भावना का अभाव होता है। जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, दैट इज इंटीमेटली रिलेटेड विथ योर मॉरल जजमेंट, whereas this sense of duty is lacking in aesthetic and logical judgments. इसके अतिरिक्त नैतिक निर्णय के साथ एक बाध्यता का तत्व भी होता है। In moral judgment we find an element of compulsion, जबकि सौंदर्य विषयक और तार्किक निर्णयों में इस प्रकार के बाध्यता का तत्व नहीं पाया जाता है। जैसे हम यदि किसी कर्म को शुभ कर्म अथवा उचित कर्म कहते हैं, तो उस कर्म को करना एक प्रकार से हमारी नैतिक बाध्यता है। इट इज a sort of moral compulsion to act accordingly, जबकि सौंदर्य विषयक निर्णयों के साथ इस प्रकार की कोई बाध्यता या कंपल्शन को हम नहीं पाते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि किसी वस्तु विशेष को वह सुंदर वस्तु स्वीकार करे, क्योंकि यह उसके निर्णय पर निर्भर करेगा कि वह उसे सौंदर्य की वस्तु मानता है कि नहीं मानता है। नैतिक निर्णय के स्वरूप पर हम जब गंभीरता से विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि इसके अंतर्गत निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता का तत्व होता है। We find elements of impartiality and objectivity in moral judgment. यहां पर विचारणीय है कि निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है। जब हम यह कहते हैं कि नैतिक निर्णयों में निष्पक्षता का गुण होना चाहिए, तो इसका अर्थ यह है कि जो नैतिक निर्णय हम किसी अन्य व्यक्ति के विषय में दे रहे हैं, वैसा ही नैतिक निर्णय हम पर भी लागू होगा। अथवा दूसरे शब्दों में, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे व्यक्तियों के लिए एक निकष या मानदंड या स्टैंडर्ड या नॉर्म को अप्लाई करें मॉरलिटी के फील्ड में, और जबकि अपने संदर्भ में हम
उससे भिन्न नैतिक मानदंड अथवा निकष को स्वीकार करें। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तब हम यह कहेंगे कि हमारे नैतिक निर्णय में निष्पक्षता नहीं है, इम्पार्शियलिटी नहीं है, बल्कि जो हमारा नैतिक निर्णय है वह बायस्ड है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, कि एक स्टैंडर्ड हम दूसरों के लिए रख रहे हैं और अपने लिए एक दूसरे ही मॉरल या एथिकल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नैतिक निर्णयों में निष्पक्षता का गुण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नैतिक निर्णयों में वस्तुनिष्ठता का भी तत्व होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। और यहां पे ऑब्जेक्टिविटी से हमारा आशय यह है कि यदि हम किसी कर्म विशेष को शुभ कर्म या उचित कर्म कहते हैं तो अन्य व्यक्ति भी यदि उस कर्म विशेष को शुभ कर्म या उचित कर्म कह रहे हैं तब तो हम यह मानेंगे कि इसमें वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी है, जिसे अधिक लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो वस्तुनिष्ठता में स्वीकार्यता की भावना होती है। ऑब्जेक्टिविटी में देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर मेजॉरिटी के द्वारा एक्सेप्टेड है तो हम यह कहेंगे कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी है। और जबकि इसके विपरीत यदि कोई एक व्यक्ति किसी कर्म को उचित कह रहा है और अन्य व्यक्ति उसी कर्म को अनुचित कह रहे हैं और उचित और अनुचित का कोई औचित्य स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है, अपितु हम किसी कर्म विशेष को अपनी भावना या संवेग के आधार पर ही कह रहे हैं कि उचित है कि अनुचित है, तो फिर हम यह कहेंगे कि इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव है। और इस प्रकार से हमारे नैतिक निर्णय यहां पर वस्तुनिष्ठ न होकर के आत्मनिष्ठ हो जाते हैं। जब वस्तुनिष्ठता नहीं होगी, निष्पक्षता नहीं होगी, तो फिर नैतिक निर्णय का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। देयर हैज टू बी ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ impartiality and objectivity in moral judgment, otherwise there is no sense in passing such kind of judgments. अब हम इस पर विचार करें कि नैतिक निर्णयों के लिए किन शर्तों का या किन तत्वों का होना नितांत आवश्यक है। What are the essential ingredients or conditions for moral judgment? Moral judgment के लिए 4 तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है, जिसमें पहला जो तत्व होगा वह है निर्णय कर्ता, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट, नैतिक निर्णय का विषय। थर्ड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो मॉरल जजमेंट का, नैतिक निर्णय का होना चाहिए, स्टैंडर्ड और नॉर्म ऑफ मॉरल जजमेंट।
नैतिक निर्णय का मानक अथवा मानदंड। एंड लास्ट कंडीशन, strength स्ट्रेंथ और पावर टू पास मॉरल जजमेंट, नैतिक निर्णय प्रस्तुत करने शक्ति अथवा क्षमता। तो इसमें जो मॉरल जजमेंट की जो पहली कंडीशन है वह निर्णयकर्ता अथवा जज का होना है। जब भी हमें नैतिक निर्णय देना होता है तो उसके लिए आवश्यक है कि कोई एक व्यक्ति हो जो कि निर्णायक की भूमिका में हो, जो निर्णय दे रहा हो, और उसे हम निर्णयकर्ता या जज की संज्ञा देंगे। निर्णयकर्ता के अतिरिक्त नैतिक निर्णय के लिए यह भी आवश्यक है कि नैतिक निर्णय का कोई एक निश्चित विषय हो। There must be a definite object of moral judgment। क्योंकि अगर नैतिक निर्णय का कोई निश्चित विषय ही नहीं होगा तो निर्णयकर्ता अकेले क्या करेगा। तो एक नैतिक निर्णय का निश्चित विषय होना चाहिए, और नैतिक निर्णय के निश्चित विषय के रूप में हम या तो मनुष्य के ऐच्छिक कर्म, तो कभी आचरण, व्यवहार अथवा चरित्र आदि को स्वीकार करते हैं। यदि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल भी हो रही है, कहने का अर्थ एक निर्णय करता है और नैतिक निर्णय का विषय भी उसके समक्ष उपस्थित है, तो भी यह आवश्यक नहीं है कि नैतिक निर्णय हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि नैतिक निर्णय देने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे समक्ष कोई मानक अथवा आदर्श अथवा मानदंड हो। क्योंकि जब भी हम नैतिक निर्णय देते हैं तो किसी न किसी मानक अथवा आदर्श अथवा मानदंड के परिप्रेक्ष्य में ही देते हैं। Whenever we pass a moral judgment, we do it in the context of given norm or ideal or standards। और इसीलिए नीति शास्त्र को जो हम परिभाषित करते हुए ये पाते हैं कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक अथवा मानकीय विज्ञान है, जिसका उद्देश्य यही है कि आदर्श अथवा मानक की स्थापना करना। Ethics is an ideal or normative science and whose purpose is to prescribe norms or ideals for society। क्यों? क्योंकि जब मानक और आदर्श नहीं होंगे तो हम नैतिक निर्णय कैसे देंगे। नैतिक निर्णय का आधार या औचित्य तो नैतिक निर्णय का मानदंड या निकष या मानक का होना है। यह तीनों शर्त उपस्थित हैं। निर्णयकर्ता भी है, निर्णय का विषय भी है, और नैतिक निर्णय देने के लिए हमारे पास स्पष्ट मानदंड अथवा निकष अथवा मानक अथवा आदर्श भी है। तो भी आवश्यक नहीं है कि
नैतिक निर्णय प्रस्तुत किया जाए। क्यों? क्योंकि नैतिक निर्णय को प्रस्तुत करने के लिए निर्णयकर्ता में निर्णय देने की शक्ति अथवा क्षमता अवश्य होनी चाहिए। There has to be strength or power in the judge to pronounce moral judgment. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि प्रायः यह देखने में आता है कि हमारे समक्ष कुछ अनुचित, गलत, अशुभ हो रहा है, लेकिन हम उसका प्रतिवाद नहीं करते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, हम उसके विरोध में कोई नैतिक निर्णय नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम में वह नैतिक शक्ति का अभाव होता है। We lack the moral strength to pass the moral judgment. नैतिक निर्णय के स्वरूप की चर्चा के उपरांत हम अब नैतिक निर्णय के विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे। What is to be an object of moral judgment? इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि मनुष्य के ऐच्छिक कर्म सामान्यतः नैतिक निर्णय का विषय होते हैं। Generally and most of the time, the voluntary act of human being is considered to be an object of moral judgment. यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्यों मनुष्य के केवल ऐच्छिक कर्म ही नैतिक निर्णय का विषय होते हैं? तो इसका स्पष्ट उत्तर यह होगा क्योंकि ऐच्छिक कर्म वे कर्म हैं जिनका मनुष्य स्वेच्छा से, बिना किसी बाह्य दबाव के चुनाव करता है। Voluntary acts are those acts which we voluntarily choose without any compulsion. दूसरे शब्दों में, ऐच्छिक कर्मों में संकल्प की स्वतंत्रता निहित होती है। Here we find a freedom of will. और यह जो संकल्प की स्वतंत्रता ही है जो मनुष्य में नैतिक उत्तरदायित्व को उत्पन्न करती है। Moral responsibility is accrued just because of freedom of will which we possess. अगर संकल्प की स्वतंत्रता न हो तो नैतिक उत्तरदायित्व का प्रश्न भी निरर्थक होगा और साथ ही साथ में उसके कर्म के मूल्यांकन का भी कोई महत्व या अर्थ नहीं रह जाता है। तो हम यह पाते हैं कि नैतिक निर्णय का विषय सामान्यतः मनुष्य के ऐच्छिक कर्म हैं, वॉलंटरी एक्ट हैं, जिन्हें हम स्वेच्छा से चुनते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया, जो मनुष्य के अनैच्छिक कर्म हैं वे कभी भी नैतिक निर्णय का विषय नहीं हो सकते हैं। जो इनवॉलंटरी एक्ट्स हैं, दे कैन नेवर बी द ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट, क्योंकि उसमें संकल्प की स्वतंत्रता का अभाव होता है। ऐच्छिक कर्म का उदाहरण, विद्यार्थी का कॉलेज में आना अथवा ना आना। सामान्य परिस्थिति में कॉलेज में आते समय एक परिधान का पहनना अथवा दूसरे परिधान का चुनाव करना, यह ऐच्छिक कर्म हुआ। इसी प्रकार से शाम के समय किसी अपने मित्र के यहां मिलने जाना अथवा बैठ करके पढ़ाई करना, यह सभी ऐच्छिक कर्म हैं जहां पर हमें चुनाव करना है। एक से अधिक विकल्प हैं और उनमें से किसी एक विकल्प का स्वेच्छा से चुनाव करना है। वर्ण की स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू चूज है। तो अनैच्छिक कर्म का उदाहरण अगर हम देना चाहें तो हम कहेंगे
हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, श्वास का लेना और छोड़ना, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, यह सब अनैच्छिक कर्म है जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि ऐच्छिक कर्म है वह हमारे स्वतंत्रता का परिचायक है और उन कर्मों पे हमारा नियंत्रण होता है, और इसीलिए ऐच्छिक कर्मों पर ही नैतिक निर्णय देते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो मनुष्य के ऐच्छिक कर्म है वे ही नैतिक निर्णय का विषय है। द वॉलंटरी एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी कंसिडर्ड टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट। मनुष्य के जो कर्म होते हैं उसके दो पक्ष होते हैं, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। Aspects or dimensions known as external and internal one। ये डिस्टिंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे हम आगे चल के उदाहरण से समझेंगे। Two aspects of human acts or actions। मनुष्य के कर्मों के दो पक्ष हैं। नंबर वन, एक्सटर्नल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाह्य, और दूसरा इंटरनल, आंतरिक। कर्म का जो बाह्य पक्ष है उसे हम परिणाम, कंसीक्वेंस कहते हैं, तो वहीं कर्म का जो आंतरिक पक्ष है उसे इंग्लिश में मोटिव, तो हिंदी में प्रेरणा अथवा उद्देश्य कहा जाता है। सामान्यतः मनुष्य के कर्म का जो बाह्य पक्ष है और आंतरिक पक्ष है उनमें सामंजस्य होता है, उनमें एक रूपता होती है, उनमें एक हार्मनी या कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। कहने का हमारा आशय यह है कि जैसी हमारी कर्म की प्रेरणा होती है उसके अनुरूप ही कर्म का परिणाम होता है। यदि हमारे कर्म की प्रेरणा अथवा उद्देश्य या मोटिव उचित है तो जो कर्म का बाह्य परिणाम होगा वह अवश्य शुभ होगा, मंगलमय होगा। किंतु कुछ परिस्थितियां हम ऐसी भी पाते हैं जहां पर कर्म के बाह्य पक्ष परिणाम और कर्म के आंतरिक पक्ष उद्देश्य या प्रेरणा में संघर्ष अथवा अंतर विरोध होता है। We also find in some cases the struggle between your motive and external consequence. Then comes the question, how to decide the moral worth of human action? अतः यदि कर्म के बाह्य पक्ष परिणाम और कर्म के आंतरिक पक्ष उद्देश्य अथवा प्रेरणा में अंतर विरोध या संघर्ष हो तो ऐसी स्थिति में हम मनुष्य के कर्म का मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे? परिणाम के आधार पर या फिर प्रयोजन के आधार पर?
हम इस डिबेट को दो उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहेंगे, जिसमें पहला उदाहरण यह है कि कोई व्यक्ति लॉन में बैठ करके अखबार पढ़ रहा है और उसके सामने एक भिखारी आकर के गेट पर भीख मांग रहा है। उसके लगातार भीख मांगने की कृत्य पर वह नाराज होकर के मालिक क्रोध में आकर के सामने पड़ी हुई मेज को उसकी ओर फेंकता है और भिखारी जो है उस मेज को लेकर के भाग जाता है और उस मेज को बाजार में बेच करके अपनी जो क्षुधा है उसको शांत कर लेता है। अब बताइए, यहां पर जहां तक कर्म का बाह्य परिणाम है, एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस है, दैट हैज टर्न आउट टू बी गुड। हाउ? अरे भाई, भिखारी को भूख लगी हुई थी और उसने मेज को बेचा और बेच करके अपना जो बढ़िया भोजन कर लिया। तो क्या जो मालिक जिसने आपके मेज फेंका था भिखारी के ऊपर, बेगर के ऊपर, क्या उसका यह कर्म उचित कर्म है, शुभ कर्म है? तो इसका उत्तर होगा कि नहीं, मालिक का जो यह कर्म है वह शुभ कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म की जो प्रेरणा है या उद्देश्य है, मोटिव है, वह गुड नहीं है। मालिक का कतई यह उद्देश्य नहीं था भिखारी की मदद करना, अपितु उसका उद्देश्य यह था किसी तरह से भिखारी को अपने घर के बाहर से हटाना था। एक्सीडेंटली उसकी मदद हो गई, बट इट वॉज नॉट हिज मोटिव टू हेल्प द बेगर। अगर मोटिव उसका बेगर को हेल्प करना होता तो उसको प्रॉपरली कोई चीज दे सकता था खाने की या रुपए पैसे दे सकता था, लेकिन नहीं, वह तो क्रोध में आकर के उसने मेज को फेंका और वह भिखारी लेके भाग गया। तो यहां पे हम कहेंगे कि यह जो कर्म है अनुचित है। क्यों? क्योंकि यहां पर कर्म की प्रेरणा अनुचित है, अशुभ है। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक बहुत कॉम्पिटेंट सर्जन है, शल्य चिकित्सक, और वह अत्यंत ही सावधानी पूर्वक मरीज की शल्य चिकित्सा, सर्जरी करता है। और स्पष्ट है कि सर्जन के इस एक्ट का पर्पस क्या था, मोटिव क्या था? रोगी को उसके कष्ट से मुक्ति दिलाना, निरोग करना। किंतु दुर्भाग्यवश ऑपरेशन थिएटर में रोगी की, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो जहां तक कंसीक्वेंस की बात है, परिणाम की बात है, वह तो अशुभ हो गया, रोगी की मृत्यु। लेकिन तब भी हम कभी भी डॉक्टर के इस एक्ट को रॉन्ग एक्ट नहीं कहते हैं, सर्जन के एक्ट को रॉन्ग एक्ट नहीं कहते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज हियर मोटिव वॉज गुड, ऑल्दो consequence has turned out to be bad accidentally. It has turned out to be bad accidentally, but motive was always good to save the life of patient. अतः हम निष्कर्ष रूपेण यह कह सकते हैं कि जब भी कभी कर्म के परिणाम और उद्देश्य अथवा प्रेरणा में संघर्ष हो तो हमें मनुष्य के कर्म का मूल्यांकन कर्म की प्रेरणा अथवा उद्देश्य के आधार पर करना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने दो टर्म देखा, एक तो देखा कॉन्सिक्वेंस और दूसरा टर्म क्या देखा? मोटिव। एक तीसरे टर्म से हम आपको परिचित कराएंगे, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नोन एज इंटेंशन। इंटेंशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अभिप्राय। ओके। क्योंकि जब भी हमें मनुष्य के कर्म का
ऐच्छिक कर्म का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन करना है, अथवा दूसरे शब्दों में उन पर हमें नैतिक निर्णय देना है, तो हमें कर्म के परिणाम पर, कर्म की प्रेरणा पर और कर्म के अभिप्राय पर विचार करना पड़ता है। यहां पर जो कर्म का अभिप्राय है, इंटेंशन है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह जो इंटेंशन है वह कॉन्सिक्वेंस और मोटिव के कंपैरिजन में कहीं अधिक वाइडर कनोटेशन का मॉरल टर्म है। कहने का अर्थ है जो अभिप्राय जो है नैतिक दृष्टि से परिणाम और प्रेरणा की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है, एक्सटेंसिव है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंटेंशन के अंतर्गत हम दो तत्वों को पाते हैं, और वह जो दो तत्व हैं वह कर्म की प्रेरणा और उसका साधन है, मीन्स। अभिप्राय के अंतर्गत प्रेरणा और साधन दोनों पर विचार किया जाता है। अभिप्राय या इंटेंशन को समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। एक चोर रात में धनी लोगों को लूटता है, चोरी करता है। चोर का काम ही है चोरी करना, डकैत का काम है डकैती करना। तो जो चोर है वह धनी लोगों को रात में लूटता है, चोरी करता है, और उससे जो भी धन उसे प्राप्त होता है वह गरीब और निर्धन व्यक्तियों में दिन के समय में बांट देता है। तो देखिए, यहां पर चोर चोरी के माध्यम से जो प्राप्त हो रही संपत्ति है उसे गरीबों में बांट रहा है, तो हम यह कहेंगे कि मोटिव इज वेरी गुड, प्रेरणा तो अच्छी है गरीबों की मदद करना। लेकिन जो साधन है, मीन्स, चोरी के माध्यम से जो संपत्ति मिल रही है उसे बांट रहा है, तो हम कहेंगे कि मीन्स गड़बड़ है, रॉन्गफुल मीन्स है। और क्योंकि रॉन्गफुल मीन्स है इसलिए इंटेंशन भी गलत हो जाएगा। केवल प्रेरणा का, उद्देश्य का उचित होना, शुभ होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु हमें साथ ही साथ इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि हम उस लक्ष्य को, उद्देश्य को किस साधन से प्राप्त कर रहे हैं। मीन्स दैट टू इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट इग्नोर द मीन्स while evaluating the moral conduct of human being. इंटेंशन के कंसेप्ट पर ही आधारित नीति शास्त्र में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक वाद विवाद है, एक फिलोसॉफिकल एथिकल डिबेट है कि whether end justifies the means or not। क्या साध्य
साधन के औचित्य को सिद्ध करता है। ये एथिक्स में हाईली डिबेटेड इश्यू है कि वेदर एंड जस्टिफाइज द मीन्स और नॉट। और इस फिलोसॉफिकल और एथिकल डिबेट में हम दो प्रकार के विरोधी विचारों को हम पाते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स और उनके द्वारा प्रतिपादित मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म के अंतर्गत यह स्वीकृत है कि साध्य सदैव साधन के औचित्य को सिद्ध करता है एंड ऑलवेज जस्टिफाइज द मीन्स। और वे उसे इस प्रकार से समझाते हैं कि मार्क्सवाद का जो लक्ष्य है वह साम्यवाद की स्थापना है, और जो साम्यवादी समाज होगा उसके अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा, अथवा दूसरे शब्दों में यह शोषण विहीन समता मूलक समाज की स्थापना होगी। एक्सप्लॉयटेशन फ्री इग्लिटेरियन सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट होगा। जबकि समाज में हम स्पष्ट रूप से एक ओर पूंजीपति वर्ग कैपिटलिस्ट क्लास को पाते हैं, तो दूसरी ओर मजदूर वर्ग वर्किंग क्लास प्रोलेटेरिएट को पाते हैं। और कार्ल मार्क्स की यह दृढ़ आस्था थी कि कभी भी कोई पूंजीपति स्वेच्छा से यह नहीं चाहेगा कि उसकी संपत्ति को मजदूर वर्ग में, प्रोलेटेरिएट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ना। तो यदि अगर आपको समता मूलक समाज की स्थापना करनी है, यदि आपको शोषण विहीन समाज की स्थापना करनी है, तो इसके लिए क्रांति नितांत आवश्यक है। रिवॉल्यूशन इज मस्ट। और वह जो क्रांति होगी हिंसक क्रांति होगी, वॉलेंट रिवॉल्यूशन होगी, जिसमें प्रोलेटेरिएट क्लास को आगे बढ़ करके अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए अपने अधिकार को प्राप्त करना पड़ेगा। तो क्रांति के माध्यम से ही साम्यवादी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार से हम यह कहेंगे कि मार्क्स का यह मानना है कि यदि हमारा साध्य अथवा लक्ष्य अथवा उद्देश्य शुभ है, समता मूलक समाज की स्थापना करना, तो यदि हम इसे हिंसक तरीके से भी प्राप्त करते हैं तो वह अनुचित नहीं है। इसके विपरीत गांधी जैसे विचारक कभी भी यह नहीं स्वीकार करेंगे कि साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध अथवा प्रमाणित करता है। फॉर महात्मा गांधी एंड कैन नेवर जस्टिफाइज द मीन्स। और उनकी दृष्टि में साध्य और साधन दोनों को ही शुभ होना चाहिए। और यदि आपका साधन अनुचित है तो जो साध्य है, जो लक्ष्य है, जो उसका शुभत्व है, वह समाप्त हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने साध्य और साधन की जो तुलना की है वह इस प्रकार से है, साधन जो है वह बीज है, सीड है, और साध्य क्या है, जो लक्ष्य है वह वृक्ष के समान है। और जैसा हमारा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा, ये तो हम सब जानते हैं, राइट। सो वी कैन नेवर अटेन गुड और राइटफुल एंड थ्रू रॉन्ग मीन्स। अगर हमारा साधन गलत है तो हम अपने लक्ष्य को, साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अंत में हम निष्कर्ष रूपेण नैतिक निर्णय के विषय के संदर्भ में यह कह सकते हैं कि सामान्यतः
नैतिक निर्णय का विषय मनुष्य के ऐच्छिक कर्म ही होते हैं। नॉर्मली द ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट हैज टू बी ऑलवेज द वॉलंटरी एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, किंतु कुछ विशेष परिस्थिति में हमारे नैतिक निर्णय का विषय मनुष्य के आचरण, व्यवहार अथवा चरित्र भी हो सकते हैं। इन सम एक्सेप्शनल केसेस the act, behavior, conduct or character of human being can be the object of moral judgment. इसके अतिरिक्त नैतिक निर्णय के विषय के संदर्भ में हम यह पाते हैं कि जब भी कभी कर्म के बाह्य परिणाम और कर्म की अंतरस्थ प्रेरणा में संघर्ष हो तो नैतिक निर्णय देते समय हमें प्रेरणा को, उद्देश्य को प्राथमिक महत्व देना चाहिए। और अंत में हम यह पाएंगे कि नैतिक निर्णय देते समय अभिप्राय का प्रत्यय सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। सो इट इज the intention which turns out to be the ultimate ground for evaluating the voluntary act of human being. Thank you.